अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आमिर हाशिम, साइकोलॉजिस्ट, विलिंग वेज लाहौर के पेश से हाजिर हैं। दोपहर के 1:30 बजे आपके लिए शो लेके आते हैं जिसका नाम है ज़हन ठीक तो सब ठीक। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो हर दूसरे घर की ज़रूरत है और कोई ना कोई ऐसा शख्स हमारे एरिया में हमारे पास मौजूद होता है जिसको उसके बारे में रहनुमाई चाहिए। वो टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत का हामिल है, उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या मर्ज़ है और होता क्या है? इसके लिए हमारी जो मदद करेंगी डॉक्टर हुमा, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारी मदद करेंगे और इनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे कि ये असल में मर्ज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस, आपसे मैंने जैसे कि तफसील में शुरू में बताया कि डिप्रेशन पर आज हम बात करेंगे। तो डिप्रेशन, मुझे या हम सब में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन के बारे में ओरिजिनल पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है और दूसरे मसाइल क्या हैं। तो डिप्रेशन के बारे में आप क्या डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को और हमें रहनुमाई करेंगे? ठीक। डिप्रेशन आमिर एक ज़हनी बीमारी है। ये अनलाइक फिज़िकल इलनेसेस जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, जैसे अस्थमा है, जैसे हेपेटाइटिस है, उन बीमारियों के बरक्स इसकी अलामतें कुछ डिफरेंट हैं। इसकी अलामतें हमें 3 एरियाज़ में नज़र आती हैं। हमारी थॉट्स में, यानी हमारी सोचों में, हमारे रवैयों में, बिहेवियर्स में, और हमारे फीलिंग्स या इमोशंस में, जो हमारे एहसासात हैं। ये 3 एरियाज़ इससे इफ़ेक्ट होते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसमें कुछ दिमाग में केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी से ये इन एरियाज़ में डिस्टर्बेंस आती है, इन तीनों एरियाज़ में। ठीक हो गया। ठीक है। और हम अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिप्रेस लोगों का डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोग। मतलब अगर हम इसका इमेज देखें, हाँ जी, तो वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है, सही, उसका साइज कम हो जाता है। मैगडला है, उसका वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है ब्रेन का जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें भी उसका फंक्शन कुछ कम हो जाता है, उसमें भी कुछ कमी देखने में आती है। ठीक। तो ये इसकी पीछे एक पूरी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इन 3 एरियाज़ में, हमारे रवैयों में, हमारी सोचों में, हमारी रवैयों, सोचों और हमारी फीलिंग्स में डिसऑर्डर आता है। तब उनकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। अच्छा मिस, आप बता रहे हैं डिप्रेशन, तो आज जो कि हम इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में लेके चलेंगे। एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसी पर करेंगे क्योंकि एक तवील टॉपिक है। तो आज जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो 3 चीज़ें, इसकी इकसाम, इसकी जो गलत फहमियाँ जिसको हम मिस कहते हैं लोगों के जहनों में मौजूद हैं, और इसके अलामात। इस पर प्रॉपर जाने से, इन 3 टॉपिक्स पर प्रॉपर जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बंदा डिप्रेस जो होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बंदा सैड है, परेशान है, ये डिप्रेस्ड है। क्या परेशानी और सैडनेस या सैड होना और डिप्रेशन दोनों एक चीज़ है? अच्छा, उसमें आमिर इस तरह है, जो डिप्रेस मूड या सैड मूड डिप्रेशन की एक अलामत है। ठीक है। डिप्रेशन की बेशुमार अलामतें जिसमें मैं आपको बाद में कुछ टाइम बाद बताती हूँ, लेकिन डिप्रेस मूड या मूड का सैड होना डिप्रेशन की एक अलामत है और वो बहुत सारे दूसरे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की भी अलामत हैं। ठीक है। तो जो सैड मूड, नॉर्मल सैड मूड है या डिप्रेशन का सैड मूड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मल सैड मूड है, जैसे हम लोग सब कभी ना कभी अफसरदा होते हैं, कभी ना कभी हमारा मूड ख़राब होता है, कुछ जैसे कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाए, जैसे कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, जैसे हमारे आसपास हमारे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हमारा लव्ड वन कोई बीमार हो जाए, तो हम सब सैड होते हैं, हम सब अफसरदा होते हैं, परेशान होते हैं। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन का जो सैडनेस है वो डिफरेंट इस तरह है कि जो नॉर्मल सैडनेस है वो अगर आप कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाती है, आप उस पे ओवरकम कर लेते हैं, रूटीन लाइफ में बिज़ी होके आप उस चीज़ को थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन की सैडनेस कंसिस्टेंट रहती है, उतना ही सैड रहता है थ्रू आउट द डे और एक लंबे अरसे तक चलती है। और जो नॉर्मल खुश करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लेना, जैसे कोई मूवी देख लेना, उससे भी ये लोग खुश नहीं होते। सही में। अच्छा, डिप्रेशन के बारे में आपने थोड़ा सा मुझे गाइड किया है, इसमें फर्दर पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन, एक बंदा सैड भी है, जैसे कि आपने बताया सैडनेस उसकी स्टार्टिंग है और फिर डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी। अगर किसी का मालूम करना हो कि पता लगवाना हो या
जांचना हो कि ये बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसकी क्या अलामत होंगी? अच्छा आमिर, सैडनेस से जी जी, उसमें हमारे पास 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। एक तो है ICD-10 का जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ठीक हो गया। दूसरा DSM-5 का है जो कि USA में चलता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ICD-10 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताऊंगी। अब ICD-10 के बाद ICD-11 आ चुकी है, तो ICD-11 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि लोग अगर इसमें इस तरह है, ये जो जहनी बीमारियां हैं बेसिकली इनकी सेट ऑफ सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होते, जैसे डायबिटीज़ में आप एक टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होते, ठीक है। ये मल्टी फैक्टोरियल बीमारियां हैं, इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जीन्स भी रोल प्ले कर रही हैं, एनवायरनमेंट भी रोल प्ले कर रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके ब्रेन के केमिकल्स कम हो रहे हैं, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। सही। तो इसकी कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ को कंट्रोल कर रही है, उसने कुछ सिम्टम्स सेट किए हैं कि ये सब सिम्टम्स प्रेजेंट हों तो उसको हम डिप्रेस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। वो सिम्टम्स मैम बुक में लिखी हूँ, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये DMS वगैरह। ICD-11 एक पूरी बुक है जिसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट डिजीजेस के, डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। इसी तरह DSM-5 भी एक बुक है, ठीक है। मतलब इनके जो आगे दिन ब दिन चेंजिंग के साथ वो न्यू एडिशंस आते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब इसमें ICD-11 के अकॉर्डिंग अगर उसकी 3 वो मेन सिम्टम्स कहते हैं डिप्रेशन। एक तो आपका सैड मूड या डिप्रेस्ड मूड रहता है, लो मूड रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। थ्रू आउट द डे सारा दिन डिप्रेस रहना है, डिप्रेस मूड रहना है, और ऑलमोस्ट एवरी डे रहना है, ठीक है। ये सारा जितने भी सिम्टम्स हैं ये मिनिमम 2 वीक्स के लिए होनी चाहिए, मिनिमम 2 वीक्स, परसिस्टेंट होनी चाहिए, 2 हफ्ते के लिए मुसलसल ये अलामतें होनी चाहिए, जिसमें पहली अलामत है मूड लो होना, सैड मूड, ठीक है, डिप्रेस्ड मूड। दूसरी अलामत है जिसे हम कहते हैं डिक्रीज एनर्जी, फैटीग्ड रहना, हर टाइम थके थके रहना। कोई किसी काम करते हुए आपको कोई छोटा मोटा काम भी करना हो तो इंतहाई मेहनत दरकार होती है कि उठ के जाना इधर से उधर भी एक बड़ी मुश्किल लग रहा होता है, दिल नहीं चाह रहा, हर वक्त थके रहना, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी होगी। तीसरी सिम्टम है जिसे हम कहते हैं एनहेडोनिया। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कोई मूवी देखना अच्छा लगता है, या फिर मतलब कुछ हर एक मतलब की डेली रूटीन की लाइफ को एंजॉय करना, मतलब फैमिली के साथ टाइम गुजारना, बाहर चले जाना, खाने पे चले जाना, उसमें वो खाने पे चले जाना वो प्लेयरेबल नहीं रहती। अब किसी चीज में खुशी महसूस नहीं कर रहा होता उन चीजों को, किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती, ठीक है। 3 मेन अलामतें, लो मूड, डिक्रीज एनर्जी, और तीसरा लैक ऑफ प्लेयर। जो प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खुशी महसूस होती है उसमें खुशी महसूस नहीं होती, ठीक है। ये 3 मेन सिम्टम्स हैं। इसके बाद कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, उसमें हमारी स्लीप खराब होती है, नींद खराब होती है, नींद खराब होना शुरू हो जाती है, नींद ज़्यादा भी हो सकती है, नींद कम भी हो सकती है, ठीक है। हमारी भूख खराब होती है, भूख कम भी हो सकती है, भूख ज़्यादा भी हो सकती है, सही। मतलब ये खराब से मतलब कि दोनों साइडों पे जा सकती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, या नींद बहुत ज़्यादा आने लग पड़ेगी, या नींद बहुत कम, खाना भी बहुत कम। अच्छा, नींद की इसकी एक करैक्टरिस्टिक, डिप्रेशन के लिए जो करैक्टरिस्टिक है कि नींद ज़्यादा होने के बावजूद आप सारा दिन थके रहते हैं। अच्छा, मतलब आपकी नींद पूरी भी हो गई फिर भी आप थके, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, सही, ठीक है। आप नींद कम भी लें या नींद ज्यादा भी लें, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, ठीक है। एक नींद कम, नींद ज्यादा, भूख कम, भूख ज्यादा, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आपकी थिंकिंग खराब हुई होगी, थॉट प्रोसेस खराब हुआ होगा, इसलिए कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, यानी अपने ऊपर एतमाद नहीं रहता, एतमाद कम हो जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, एतमाद में कमी आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके साथ आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, आप हर चीज़ का मनफी पहलू पहले लेते हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, आप हर चीज़ को मनफी अंदाज में लेते हैं, मनफी सोचते हैं, उसका आउटकम मनफी आपके जहन में आता है, आप अपने आप को फेलियर समझते हैं, आपको ये लगता है कि जो काम करेंगे वो फेलियर होगा, वो नुकसान होगा आपका। आप बिगिन विद द फेलियर नहीं कहेंगे इसको, कि माइंड में ये होना कि मैं हार ही जाऊंगा, एग्जैक्टली, मैं कुछ नहीं जीत सकता, एग्जैक्टली। इसमें जैसे मैं एक
मेरा एक पेशेंट था, उसने मुझे एग्जांपल दी कि उसे लगता है कि वो अगर किसी रेस में सिर्फ वही कंटेस्टेंट है तो तब भी वो हार जाएगा। अगर एक रेस है, हाँ, अगर उसमें सिर्फ वो खुद ही है तो तब भी वो हार जाएगा। मतलब उसका थिंकिंग प्रोसेस, इतना वो अपने आप को नेगेटिव और लो फील कर रहा है, इतना खराब, अगर मैं अकेला भी हो तो भी मैं हार जाऊं। एग्जैक्टली, बिगिन विद द फेलियर हो गया। हाँ, और गिल्ट बहुत ज्यादा होता है। गिल्ट जो है यानी कि पछतावा, बार बार इंसान को जो प्रॉब्लम पछतावा, एग्जैक्टली पछतावा नॉर्मल पछतावे से डिफरेंट होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का जो पछतावा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों का भी पछतावा होता है। मैंने ये सिग्नल तोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैंने माजी में उसको दुख दिया, मैंने उसको गलत बात कह दी थी तो अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा दे रहे। मतलब एक छोटे से एक्ट का बहुत बड़ा पछतावा होता है। सही। फिर वर्थलेसनेस फील होती है, अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को खुद कुछ नहीं समझते। फिर इसमें इतना थिंकिंग प्रोसेस ख़राब हो जाता है कि सुसाइडल आइडिएशन आना शुरू हो जाती है, ख़ुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और सेल्फ हार्म के और ख़ुदकुशी के दोनों, इसमें दोनों। इनिशियली सेल्फ हार्म, जैसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं, अक्सर लोग कट वगैरह मार लेते हैं। एग्जैक्टली, मैं इतना बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी ज़िंदगी से मरना बेहतर है, मुझे अपने आप को कुछ कर लेना चाहिए। सही। तो इस तरह के पहले तो ख्यालात आते हैं, फिर कुछ आपको जब बहुत ज़्यादा सेवेरिटी बढ़ जाती है तो कुछ प्लानिंग भी सामने आती है, कुछ एक्ट्स भी कर लेते हैं, मतलब उसको एक्ट अपॉन भी कर लेते हैं। तो हमने बात की 3 मेन सिम्टम्स। सही। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ। 3 मेन सिम्टम्स, जिसमें लो मूड है, डिक्रीज़ एनर्जी है, और इसके अलावा प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ में प्लेयर का महसूस ना होना। ये 3 मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 7 एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना, नींद का कम लगना या ज़्यादा लगना, और इसकी जो करैक्टरिस्टिक है नींद का वो ये है कि नींद ज़्यादा के बावजूद भी आप फ्रेश नहीं होते, ठीक है। और फिर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, गिल्ट बहुत ज़्यादा महसूस होता है, वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, सेल्फ हार्म के ख्यालात आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब 7 इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब डिप्रेशन को कैटेगराइज किया जाता है इन सिम्टम्स पे, ठीक है। अगर टोटल मिला के 4 अलामात हैं तो इसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। अगर टोटल मिला के 5 अलामात हैं, इन सब 10 अलामात में से अगर मतलब 5 पूरी कैटेगरी में से अगर वो 4 में फॉल कर रहा है अगर तो माइल्ड है, ठीक है। अगर उसकी 5 अलामात हैं तो मॉडरेट है। अगर 6 से 7 अलामात हैं तो वो सिवियर डिप्रेशन में है। मतलब पहला हल्का है, फिर नॉर्मल है, और फिर संगीन किस्म का डिप्रेशन है। एग्जैक्टली, ठीक है। मिस, डिप्रेशन की कोई, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे भी सुनकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और मुझे लगता है कि हमारे जो देख रहे हैं प्रोग्राम उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि ये डिप्रेशन अक्सर लोग हमसे चलते फिरते बात करते हुए ये बात करते हैं कि यार ये बंदा डिप्रेस्ड है, या यार डिप्रेशन का क्या इलाज है, या इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवालात लोगों के ज़हनों में घूमते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें साहब। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ इसमें कि डिप्रेशन की टाइप्स कोई होती हैं? डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इकसामात जिसको कहते हैं। डिप्रेशन की बहुत सारी एग्जाम होती हैं। अच्छा, अभी क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं ना कि यार ये बंदा बस गया अब। एग्जैक्टली। तो हम क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि यार ये डिप्रेस कौन सी स्टेज पे है, कौन सी एग्जाम है। एक तो आपको पहले बताया माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ठीक हो गया। अच्छा, हर डिप्रेशन के लिए 2 वीक्स का क्राइटेरिया, वो जो आपको सारी अलामात बताई हैं, वो 2 वीक्स का क्राइटेरिया तो मस्ट है, दैट इज अ मस्ट फॉर डिप्रेशन, ठीक है। और दूसरा फंक्शनल डिक्लाइन, जो भी काम वो कर रहा है, जो रोज़मर्रा की उसकी एक्टिविटीज़ है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, उसकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में डिक्लाइन आ रहा है, अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब से छुट्टियां कर रहा है ज़्यादा, या जॉब पे उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहा, अगर उसकी फैमिली लाइफ है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। फंक्शनल डिक्लाइन प्लस 2 वीक्स के लिए परसिस्टेंट सिम्टम्स होने चाहिए, जो ऊपर अलामात मैंने आपको इससे पहले थोड़ी अलामात बताई हैं, ठीक है।
अब आपने एग्ज़ाम की बात की, एग्ज़ाम में इसके एक डिप्रेशन होता है जिसे एजिटेटेड डिप्रेशन कहते हैं। ये ज़्यादा मिडिल एज और ओल्ड एज में होता है। एजिटेशन में बेसिकली बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन मिजाज में आ जाता है, मिजाज लो के साथ कि किसी काम में दिल नहीं लग रहा, उसके साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। आपने अक्सर बड़े बूढ़ों को देखा होगा, बड़े लोग जो घर में मौजूद हैं चिड़चिड़े ज़्यादा, छोटी बात पे उनको छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हर चीज़ से मानना, एग्जैक्टली हर चीज़ से अनॉयड रहते हैं। तो चिड़चिड़ा मिजाज में जो चिड़चिड़ापन है वो मेन फीचर होता है। ठीक है, किसी चीज़ से तसल्ली नहीं हो रही होती, तो इसको कहते हैं एजिटेटेड डिप्रेशन। ठीक है। फिर एक होता है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन की बहुत स्वेयर फॉर्म है। इसमें हमारे पास डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि मार्क्ड पर्सनल डिक्लाइन आ जाता है। सेल्फ केयर इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब नहाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, हर चीज़ में वो छोड़ सेल्फ केयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर इनको कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ऐसी आवाज़ें जो लोग मौजूद नहीं होते, इनके कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और आवाज़ों का जो कंटेंट होता है, जो आवाज़ें कह रही होती हैं, वो इनके डिप्रेशन से मिलता है। जैसे कि आवाज़ें इनको कह रही होंगी तुम फेलियर हो, या आवाज़ें, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं जो कि उनकी जहन की आवाज़ होती है। एक जहन की आवाज़ होती है, एक आवाज़ उसी तरह सुनाई देना जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओरिजिनल में वो आवाज़ उनको बाहर से कानों में ही सुनाई दे रही होती है, लेकिन सोच या उसके पीछे पहलू वही होता है जो कि उनके जहन में चल रहा होता है। तुम फेलियर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम किसी के काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिस काम में हाथ डालोगे वहाँ पे नुकसान होगा। ये सारी, इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। हेलुसिनेशंस, और मोस्टली इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आती हैं जो कानों से सुनाई देती हैं। ठीक है, आसपास कोई मौजूद नहीं होता और इनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं। इसी तरह कुछ डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजन्स होता है कि फॉल्स फर्म बिलीफ, यानी कि जो हकीकत पर मबनी नहीं होते और आप उनको जितना मर्जी रीजनिंग कर लो, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो, वो एग्री नहीं होते, क्योंकि बिलीफ होता है उनको, उनका यकीन होता है कि ये ऐसा ही है। इसमें डिल्यूजन्स में डिफरेंट तरह के डिल्यूजन्स आते हैं। एक तो इसमें परसिक्यूटरी डिल्यूजन आ सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं क्योंकि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, नकारा हूँ, लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। इसी तरह एक हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन होते हैं कि मेरे जिस्म का, मुझे कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है, मुझे एड्स हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी हो गई है, अपनी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होता है कि सब चीज़ें होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया है, आप बिल्कुल गरीब हो गए हो, कुछ आस पास नहीं रहा आपके। फिर इसमें निहिलिस्टिक डिल्यूजन होता है कि आप दुनिया ख़त्म हो रही है या आप ख़त्म हो रहे हो, और इसी की एक टाइप होती है, तबाही आ रही है, इसी की एक टाइप होती है जिसमें लगता है कि आपके जिस्म के हिस्से ख़त्म हो रहे हैं। सही। तो ये साइकोटिक डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन की बहुत स्वेयर फॉर्म है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक तो सेल्फ केयर, पर्सनल निगलेक्ट शुरू हो जाता है, सेल्फ केयर ज़ीरो हो जाती है, साथ में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं, कुछ फॉल्स फर्म बिलीव्स बन जाते हैं, गलत बातों पे उनकी यकीन हो जाता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, और कुछ आवाज़ें कानों में सुनाई देने लग पड़ती हैं। ठीक है मिस, ये तो बहुत एक ख़तरनाक सी सिचुएशन आप बता रहे हैं कि एक बंदा जब डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जब कोई हल्का सा भी परेशान होता है तो उसको कहते हैं यार ये डिप्रेस्ड है, ये डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जो आप कंडीशंस बता रही हैं, ये तो एक बड़ी खौफनाक कंडीशन है कि एक आदमी जिसके पास कोई बंदा मौजूद भी नहीं है, नाजरीन सुनने वाली बात है कि एक आदमी, उसके पास कोई आदमी, कोई लोग मौजूद नहीं है, लेकिन उसको फिर भी आवाज़ें सुनाई दे रही, और फिर भी वो आवाज़ें भी ऐसी हैं जो कि उसको शर्म दिला रही हैं, गिल्ट दिला रही हैं, और ऐसी आवाज़ें जो कि उसके जहन में कहीं मौजूद थी। नाजरीन अभी एक लेते हैं ब्रेक, इसके बाद हम बात करेंगे जो कि गलत फहमियाँ हम लोगों के जहनों में मौजूद होती हैं डिप्रेशन के बारे में। वापस ब्रेक से आते हैं तो मिस डॉक्टर हुमा से मज़ीद रहनुमाई लेते हैं। इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे पे ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता।
शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती है और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आपसे बात करते हुए ज़्यादा ही सोच रहा था डिप्रेशन के बारे में, तो इसी जो कि मिस ने अभी तक बताई थी हमें सिम्टम्स और टाइप्स, उसके बारे में मैं सोच रहा था। तो हम ब्रेक पे चलेंगे, तो दौरान ब्रेक मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा भी मैम कुछ आपने बताया कि काफ़ी सीवियर किस्म के डिप्रेशन होते हैं, काइंडली उसके बारे में बताइए कि ताकि लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अच्छा आमिर, ये तो यही सबसे ज़्यादा स्वेयर टाइप थी डिप्रेशन की। इसके अलावा एक डिप्रेसिव स्टूपर होता है जिसको कहते हैं मोशनलेस म्यूट, कि वो ना हरकत कर सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं और बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो भी एक स्वेयर फॉर्म है। इसके अलावा एक डिप्रेशन होता है जिसको मेलैंकोलिक डिप्रेशन कहते हैं। मेलैंकोलिक डिप्रेशन में आपके फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, यानी उसमें शायद आपको फीलिंग्स और थॉट्स, इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लगें जितना बिहेवियर उसका डिस्टर्ब लगे। उसके स्लीप और उसके एपेटाइट यानी नींद और भूख के इश्यूज ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसका वेट लॉस या वेट गेन हो सकता है, उसके अगर फीमेल है तो उसका साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें कुछ सेक्सुअल मसले भी आ सकते हैं, बायोलॉजिकल मसले ज़्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। ये मेलैंकोलिक डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन की ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, और हर एक को डिफरेंट तरह का डिप्रेशन होता है। जो साइकोटिक डिप्रेशन है या डिप्रेसिव स्टूपर है, वो तो सीवियर डिप्रेशन है। वो तो अगर आप इनिशियली डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे, उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, तो वो उतना सीवियर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका इलाज है। इसका इलाज, गुड थिंग इज डिप्रेशन का इलाज है। अच्छी खबर ये कि इसका इलाज मौजूद है। मिस, गलत फहमियाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी देखी, इसके अलावा मैंने भी सर्च की। मैं एक एक करके आपसे पूछता जाता हूँ कि ये गलत फहमियाँ हैं कि वाकई ओरिजिनल बात है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये नॉर्मल बात है। देखिए, डिप्रेशन को मिक्स किया जाता है सैड मूड से, सैड मूड, लो मूड से। नॉर्मल सैड होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन डिप्रेशन एक इलनेस है, बायोलॉजिकल इलनेस है, जिसके पीछे पूरी पैथोलॉजी है, जिसकी एक कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, और अगर उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो वर्स कर सकता है। ठीक है। तो डिप्रेशन नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। हिस्सा है। नहीं, ये नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर डिप्रेशन आ गया है तो डिप्रेशन का इलाज कराना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी शुगर का इलाज कराना ज़रूरी है, जितना हेपेटाइटिस का इलाज कराना ज़रूरी है, जितना किसी और बीमारी का इलाज कराना ज़रूरी है। और जैसे किसी और फिज़िकल इलनेस को आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो मज़ीद वर्स होगी, ना कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसी तरह डिप्रेशन भी खुद ब खुद ठीक नहीं होता। आपने बात की कि इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। सेकंड मिथ बिल्कुल इससे रिलेट करती है। लोग कहते हैं कि डिप्रेशन खुद ब खुद ठीक हो जाता है, एक वक्त तक या एक अरसे तक रहता है इंसान के साथ, फिर ख़त्म हो जाता है। इसमें भी आमिर वही बात, नॉर्मली आप सैड हों, जैसे आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, आप कुछ देर सैड रहे, आप उस टाइम डिप्रेस्ड नहीं है, आप सिर्फ सैड हैं, आपका मूड लो है, लेकिन कुछ अरसे बाद विद इन अ वीक टाइम आप ठीक हो जाते हैं, प्लस आपके बाकी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। सिर्फ लो मूड होना डिप्रेशन का सैडनेस होती है, जिसको लोग डिप्रेशन समझा जाता है। तो अगर डिप्रेशन आ गया है फिर तो उसका इलाज के बगैर कोई चारा नहीं है। ये उतना ही इलाज इसका करवाना इम्पॉर्टेंट है जैसे किसी और डिजीज़ का इलाज कराना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता नकारा कर रही होती है। आप फिजिकली बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन आप किसी काम के नहीं रहते, आप जॉब पे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एजुकेशन में आपका अच्छा खासा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, आपके ग्रेड्स कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे
आप अपनी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। सही। तो बहुत सारे मसले मसाइल इससे जन्म ले सकते हैं, इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। फिर जो थर्ड मिथ है मेरे पास, वो भी इससे रिलेट करती है। जैसे आपने कहा कि रोज़मर्रा के मामलात ख़राब हो जाते हैं, अपनी जान के बारे में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो ये वीकनेस की निशानी है। खाना पीना अगर कोई नहीं खाता या कोई काम वगैरह ये इस तरह का मामला, तो वीकनेस या विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं तो डिप्रेशन है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। डिप्रेशन एक डिज़ीज़ है जिसके पीछे पूरी पैथोलॉजी है, ब्रेन में कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो उनका लेवल कम होता है। इसके साथ साथ इसमें जीन्स का भी काफ़ी रोल है। डिप्रेशन की अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो आपके अंदर जीन्स होने का चांस है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक ही सिचुएशन को बहुत सारे लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। कुछ सारे लोग जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सारे लोग डिप्रेस नहीं होते, सारे लोग डिप्रेशन में नहीं जाते। जैसे कि आपने कहा कि हर बंदा डिफरेंट फील करता है। कि बारिश हो रही हो तो शायद मैं अगर लो मूड में हो या कोई और लो मूड में तो वो अच्छा महसूस नहीं करेगा, और अगर कोई बहुत अच्छे मूड में तो शायद बारिश को एंजॉय करना चाहिए और बाहर जाके। एग्जैक्टली तो हर कोई डिफरेंटली लेता है चीज़ों को। तो डिप्रेशन बेसिकली जीन्स और एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है कि आपके अंदर जीन्स भी होनी चाहिए, फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होने चाहिए, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से डिप्रेशन ट्रिगर करता है। ठीक है। तो ये कोई वीकनेस की अलामत नहीं है, वीकनेस की बात नहीं है इसमें कि वीकनेस अगर कोई कहता है कि जी सिर्फ खाने पीना तुम सही कर लो तो तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे, कोई भी डिप्रेस हो सकता है। जैसे डायबिटीज शुगर होना कोई वीकनेस की अलामत नहीं है, जैसे एज़मा होना, दमे का मरीज होना कोई वीकनेस की अलामत नहीं है, इस तरह डिप्रेशन भी कोई वीकनेस की अलामत नहीं है। सुना जाता है कि डिप्रेशन बच्चों में नहीं होता और ज़्यादा लेडीज़ में होता है। अच्छा, इसमें मर्द हजरात को एक एज दिया गया है इसमें। मैं ये रिसर्च प्रूवन है जी बिल्कुल, ये मैं रिसर्च पूरी ढूंढ कर फिर अपने सीनियर से मदद लेके फिर ये मैंने निकाले। रिसर्च प्रूवन है कि ख़वातीन में डिप्रेशन की शरह ज़्यादा है। कुछ जगह पे कहा जाता है कि 2:1 है, यानी अगर 2 ख़वातीन को डिप्रेशन है तो 1 मर्द को डिप्रेशन है, और कुछ जगह कहा जाता है 4:1 है, 4:1 4 ख़वातीन और 1 मर्द। मतलब 4 ख़वातीन डिप्रेशन है तो इधर 1 मर्द है। उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि सोशली जो है ख़वातीन जो है ज़्यादा विक्टिमाइज होती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात, और प्लस इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ना वो ख़वातीन में ज़्यादा है। ख़ातून जल्दी आके बता सकती है कि मैं डिप्रेस हूँ एज़ कम्पेयर टू मर्द जो कि उसी फीलिंग से गुजर रहा है, लेकिन वो अपने आप को मतलब डिप्रेशन को वीकनेस का भी समझा जाता है कि वो शायद वीक है तो इस वजह से डिप्रेस है, तो वो अपनी ये शो नहीं करना चाहता वीकनेस कि मैं डिप्रेस हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना चाहता, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना चाहता। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो मर्द डिप्रेशन में जाते हैं वो देखा जाता है कि वो साथ में सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया अपने मूड को एलिविएट करने के लिए, या कोई और ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो फिर प्रेजेंट करते हैं उन ड्रग्स की वजह से, ना कि वो डिप्रेशन की वजह से प्रेजेंट करते हैं। सही। तो ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से ख़वातीन में डिप्रेशन ज़्यादा है। और जो आपने बताया कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं हो सकता, डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, और जो मीन एज है डिप्रेशन की, आपको बड़ी हैरानी होगी, दैट इज़ 27 ईयर्स। 27? जी, मतलब हम नॉर्मली समझा जाता है ओल्ड एज में डिप्रेशन होता है, बूढ़े हो जाते हैं जी डिप्रेशन में चले गए, परेशान। एवरेज एज डिप्रेशन की 27 ईयर्स। 27 ईयर की एज में ज़्यादा होता है। ठीक है। एक और बात है जो कि लोग कहते हैं कि जी डिप्रेशन में जाना या परेशान होना या इस तरह की बात करना गुनाह है। डिप्रेशन ये बहुत बड़ी मिथ है, इसको बल्कि मायूसी कुफर है और उससे रिलेट किया जाता है कि तुम तो आपको कुछ और करना चाहिए। वो अलग बात है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए, आपको इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर आपने मायूसी कर ली और ओरिजिनल में एक बंदा डिप्रेस्ड है और उसको मायूसी से रिलेट करके फिर कहा जाता है ये कुफ्र है, तुम मत करो, तुम अभी बिल्कुल 5 मिनट है तुम्हारे पास, तुम ठीक हो जाओ। हस्बैंड कहता है बीवी को तुम्हारा मूड खराब है, तुम डिप्रेस्ड हो, वो किसी वजह से हो सकती है, फैमिली में कोई इशू हो सकता है, कोई और इशू हो, तो वो उसको वार्निंग देता है कि मैं जा रहा हूँ भाई,
जब मैं वापस लौटूं तो तुम बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह क्योंकि डिप्रेशन में मैंने अभी अलामतों में बताया था कि इसमें सेल्फ हार्म के और सुसाइड के ख्यालात भी आ सकते हैं, खुदकुशी के ख्यालात भी आ सकते हैं। तो मज़हब में तो खुदकुशी को हराम करार दिया गया, तो इसको भी लिंक किया जाता है इससे कि अगर कोई खुदकुशी की कोशिश करता है तो तुमने तो बहुत हराम काम करने की कोशिश की। उसका पीछे मेंटल स्टेट नहीं देखा जाता, पीछे ये नहीं देखा जाता कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, वो किस तकलीफ़ में है, उस बेचारे का वो किस मुसीबत किस तकलीफ़ से गुजर के इस पॉइंट पे पहुंचा है कि ही और शी वांट्स टू एंड हिज और हर लाइफ। ये भी तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा अपनी जान लेने के दर पर हो जाए। एग्जैक्टली। तो इसको रिलीजन से रिलेट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें एक नॉर्मल बंदे के लिए बिल्कुल ठीक है। जब आप बीमार नहीं हो, आप तंदुरुस्त हो, आपको कोई मसला नहीं है, तब मायूसी कुफर भी है और तब खुदकुशी हराम भी है। लेकिन जब आप बीमार हो, आपके ब्रेन के केमिकल्स कम हो गए हैं, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, आप को डिप्रेशन की सारी अलामतें आ रही हैं, तो तब आपको दवाई की ज़रूरत है, ना कि इन नसीहतों की, ना कि उस टाइम आपको मजहबी रियलाइजेशन कराई जाए कि मज़हब तो ये कहता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए अच्छी हैं, लेकिन डिप्रेशन में ये काम नहीं करती, बल्कि सिचुएशन को मज़ीद ख़राब करती हैं। सही। मिस, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे मिथ के बारे में ही है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मिस ये ढूंढ कर कहाँ से ले आए हैं, गलत फहमियाँ, जो कि ये शायद सही भी हो या गलत, तो आप मुझे हेल्प कीजिएगा कि हर बंदा कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त अपनी थ्रू आउट द लाइफ डिप्रेशन के फेज से गुजरता। अच्छा, इसमें हर बंदा नहीं गुजरता, इसमें लाइफ टाइम रिस्क जो है वो 10 to 20% है। ठीक है, यानी कि 10% चांसेस हैं कि आप लाइफ टाइम रिस्क इसका इतना है कि 10 से 20% चांसेस हैं कि आप डिप्रेस हो सकते हो। असल में हमारे यहाँ कॉमनली इसको कंफ्यूज किया जाता है सैड मूड से। तो सैड तो हम सब होते हैं लाइफ में कभी ना कभी, तो किसी ना किसी मोड पे। तो वो अगर आप उसको इस डिप्रेशन को और सैडनेस को अलग कर लें, तो मतलब लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन आता जाता रहता है और थ्रू हर बंदे की लाइफ में आता है, क्योंकि ओरिजिनल में जो आप बता रही हैं वो सैड मूड है, सैडनेस है बेसिकली, जो आती जाती रहती है। डिप्रेशन अगर एक दफ़ा आ जाता है तो जाता नहीं है, इसका इलाज चाहिए, आसानी से फिर जाता नहीं है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। द गुड थिंग इज़ आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। सिर्फ इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये खुद ही से आता जाता नहीं है। जब ये आ जाए तो फिर इसको इलाज की ज़रूरत होती है। थैंक यू मिस उमा, आपने बहुत ज़्यादा हमें रहनुमाई दी डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सैडनेस, गम ज़्यादा होना और डिप्रेशन में चले जाने में क्या फ़र्क है। इसकी आज हमने इक़सामात और इसकी जो अलामात हैं और इसके जो मिस, जो कि गलत फहमियाँ लोगों के जहन में, काफ़ी को मैंने डिस्कस किया। अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई गलत फहमी डिप्रेशन के बारे में, जो कि सैडनेस और डिप्रेशन के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, आपके जहन में कोई परेशानी क्रिएट करती है, वो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम डिप्रेशन पर ही करेंगे और मज़ीद डिप्रेशन के बारे में डीपली जानेंगे और आपको रहनुमाई फराहम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आमिर हाशिम, विलिंग वेज लाहौर के पेज से खुदा हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।